सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको राजनीति विज्ञान के 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपने अच्छे से सुनने भी हैं, समझने भी हैं, और नोट्स आपकी स्क्रीन पे भी होंगे। तो ये सब जानने के लिए और लेक्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जो है विजय सर NIS। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो भी समझा रही हूँ उसे समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप अपने नोट्स भी उतार सकते हैं मेरे साथ साथ। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम करते हैं राजनीति विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन इट्स नेचर। पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड आता है पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति क्या है, और एक्सप्लेन इज नेचर, वो किस नेचर में हमारे भारत में, हमारे संविधान में, हमारे संघ में इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर आपको पॉइंट्स में बताऊंगी और वो पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे भी फॉलो होंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें ये आता है व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पॉलिटिक्स साइंस के स्टूडेंट हैं, राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो हम राजनीति के बारे में जाने। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति, राज्य से जुड़ी वो नीतियां जो हमारे लिए, जो नागरिक के लिए। और अगर हम इन ब्रीफ में जानना चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो राजनीति विज्ञान क्या है? पॉलिटिक्स रेफर्स टू अ एक्टिविटी एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी. It involves resolving conflict, making public policies, and managing resources. Politics is a dynamic conflict based and related to authority and power. पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, राजनीति गवर्नमेंट्स, मेरी सरकार से रिलेटेड है। राजनीति वो है जिसमें मेरी जनता के लिए, नागरिकों के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। पॉलिटिक्स वो है जो हमारी पब्लिक के लिए रिसोर्सेज मैनेज करती है। एक्चुअली अगर हम देखें तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स शक्ति का केंद्र है, पावर का केंद्र है। मेरी राजनीति में पावर किस किस के पास है और मैं इसको किस तरह यूज कर सकती हूँ, और कौन कौन किस तरह से यूज कर सकते हैं, और इन सब में हमारी नागरिक, हमें इस राजनीति का क्या ज्ञान होता है, ये सब व्हाट इज अ पॉलिटिक्स में आता है। और अगर हम इसका नेचर कहूँ तो राजनीति के बारे में ये नेचर है कि हमारा भारत और हमारा संविधान हमारी राजनीति पर डिपेंड है। हमारा भारत एक डेमोक्रेसी पर डिपेंड है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे द्वारा चुने गए नेता ही राजनीति के दौरान अपना शासन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं और इन ब्रीफ बता दूं, व्हाट इज पॉलिटिक्स। इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हम ये चैनल लेकर आए हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें। तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, इसको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार और क्लैरिफाई कर देती हूँ। पॉलिटिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट्स। ये हमारी सरकार के बारे में बताता है, ये हमारे निर्णयों के बारे में बताता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी में शक्ति का केंद्र, शक्ति का विभाजन, शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ये बताता है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। डिफाइन स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स। अगर मैं भारत में राजनीति की बात करती हूँ तो मैं राज्य से जुड़ी नीतियाँ, यानी कि राज्य के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारी राजनीति में, डिफाइन स्टेट, यानी कि मेरा राज्य क्या है। एक्चुअली राज्य क्या है, मैं कहाँ रह रही हूँ, उस राज्य की लिमिटेशंस क्या हैं, उस राज्य के पास क्या पावर है, और वो नागरिकों के लिए क्या क्या कर सकता है। तो डिफाइन स्टेट में हम स्टेट के बारे में सारा डिफाइन करेंगे और उसके एलिमेंट्स भी बताएंगे, क्योंकि एक राज्य जब तक उसके एलिमेंट्स के बारे में हम नहीं बताते वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। अ स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच सॉवरेन अथॉरिटी ओवर अ स्पेसिफिक टेरिटरी, यानी कि मेरी स्टेट, मेरा राज्य एक है जो एक लिमिट, एक टेरिटरी में है, जो हमारे लिए बनाया गया है, नागरिकों के लिए बनाया गया है। राज्य का मोटिव यही होता है कि उसमें रहने वाले नागरिकों के लिए उसके अधिकार, उसकी पॉलिसीज और उसके डेवलपमेंट की सारी नीतियां उसमें मेंशन हो। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक में इसका आंसर बताती हूँ ताकि आप जल्दी से पढ़ लें और इसे समझ लें। अगर मैं डिफाइन स्टेट और एक्सप्लेन इन एलिमेंट्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई, और इसके 4 एलिमेंट्स। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 4 एलिमेंट्स के बिना आपकी स्टेट की डेफिनेशन अधूरी है। तो सबसे पहले आपका आता है पॉपुलेशन, सेकंड आता है टेरिटरी, थर्ड आता है गवर्नमेंट, और फोर्थ आता है सॉवरेनिटी। आपको 3 से 4 लाइनों में ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आता है पॉपुलेशन। यस, अगर मैं स्टेट को डिफाइन कर रही हूँ, अगर मैं राज्य को बना रही हूँ, तो आपने सुना होगा कि कभी भी खाली जमीन को या खाली प्लॉट को मैं राज्य कभी नहीं कहूँगी। राज्य वो है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहां पे सरकार है, जहां पर मेरे राज्य की एक टेरिटरी है। तो डिफाइन स्टेट करने के लिए पहला है पॉपुलेशन, तो राज्य वो है जहां पे लोग रहते हैं। टेरिटरी एक बाउंड्री है। अगर मैं भारत का मैप उठाती हूँ और अगर आप कहते हैं कि उड़ीसा कहाँ है या पंजाब कहाँ है, तो आप जल्दी से फिंगर रख के बताते हैं पंजाब ये रहा, दिल्ली ये रहा, उड़ीसा। बिकॉज ऑफ दिस मेरे भारत को टेरिटरीज में बांट दिया गया है। हर स्टेट की एक बाउंड्री दी गई है, उस बाउंड्री के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि इस राज्य का शासन यहाँ तक है, यहाँ के लोगों को यहाँ तक
सारी पॉलिसीज़ को मैनेज किया जाता है। तो टेरिटरी, एक स्टेट के लिए उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है, एक स्टेट के लिए उसकी टेरिटरी बहुत ज़रूरी है, और उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लॉ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट यानी कि सरकार बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं स्टेट को डिफाइन करती हूँ 4 भाग में, तो सरकार का बहुत अहम रोल होता है। अगर मैं राज्य में रह रही हूँ, राज्य की मुझे टेरिटरी भी पता लग गई है कि इतने एरिया में मेरा राज्य है और ये लॉ मुझे यहाँ तक फॉलो करने ही करने हैं, तो वहाँ पर मेरी गवर्नमेंट आती है जो उस लॉ को मैनेज करवाती है हमसे। तीसरा आता है सॉवरेनिटी। यस, सॉवरेनिटी का सीधा सीधा रिलेशन होता है पावर से। हर राज्य के पास पावर होती है, क्योंकि हर राज्य ये चाहता है कि उसके नागरिक डेवलपमेंट करे और राज्य का शासन भी अच्छा चले, लॉ और कानून को मानते हुए। तो इसलिए सॉवरेनिटी, राज्य के पास पावर भी होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रभुसत्ता। राज्य के पास एक अपनी पावर होती है, राज्य के लोगों को संभालने के लिए, उसकी टेरिटरी को मैनेज करने के लिए, पॉलिसीज को चलाने के लिए और लॉ और ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से हमने डिफाइन स्टेट और एक्सप्लेन एलिमेंट्स कर दिए हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट को आना ही चाहिए। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। हमारा भारत, अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इंडिया इज अ ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा भारत डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पूर्वज, वंशज या किसी के फैमिली के थ्रू यहाँ पर शासन नहीं संभाला जाता, बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से यानी कि लोकतंत्र, लोगों का शासन चलता है। हम वोट करते हैं, पूरी प्रक्रिया के दौरान हम अपने नेता को चुनते हैं, जिसकी मैक्सिमम वोटिंग होती है उसको इन्वाइट किया जाता है हमारे भारत का शासन संभालने के लिए। तो ये प्रोसेस हमारे भारत में है, इसलिए इंडिया को ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। इसके फीचर्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए ये समझ सकते हैं कि हमारा भारत बहुत बड़ा है। यहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, कास्ट के लोग रहते हैं, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हुए हम डेमोक्रेसी पर आते हैं, हम लोकतंत्र पर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। वो पॉइंट्स इस तरह से हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी। आप वो स्टूडेंट्स 2 to 3 लाइंस में इसकी डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। इन इंग्लिश, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये एक ऐसी सरकार है, ये एक ऐसा शासन है जहाँ पे हम लोग, हम नागरिक अपने नेता को खुद चुनते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स में इसमें फिर वही पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। ऑब्वियस है, अगर मैं डेमोक्रेटिक कर रही हूँ, लोकतंत्र है, तो मैं अपना जो भी नेता है बहुत ही क्लीन और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनूंगी। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति, कोई ऊंच नीच, कोई धर्म, कोई व्यवसाय बीच में नहीं आएगा। हम लोकतंत्र के माध्यम से अपना सही नेता चुनेंगे अपने लिए। सेकंड आता है रूल ऑफ लॉ। सारे रूल्स को फॉलो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, हम लोकतंत्र हैं, हम सही तरीके से अपना नेता चुनेंगे ताकि हमारा देश संभाला जा सके। तीसरा आता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी क्यों है? जब ये लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, तो लोगों के लिए है, लोगों के राइट्स के लिए है। अगर भारत एक लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र देश में ही लोगों को उसके राइट्स नहीं मिले, तो ऐसी डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ऑब्वियस है, मेरे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, सारी एक्सप्लेन होती हैं। इसके अलावा आता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियस है, मेरा भारत डेमोक्रेसी है, इसमें कोई छुपी हुई चीज नहीं है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। मेरा भारत, मेरे नेता, जो भी हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है। जनता को मालूम है कि लोकतंत्र में क्या हो रहा है, लोग क्या चाहते हैं और सरकार क्या कर रही है, इसलिए सरकार पर पूरा कंट्रोल रहता है लोगों का। इसके अलावा आता है पार्टिसिपेशन ऑफ अ सिटीजन्स। हम सीधे तरीके से अपनी सरकार को खुद बनाते हैं, अपना शासन खुद चुनते हैं, नेता को खुद चूज करते हैं और भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ ले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर मैं इसको डिफाइन करती हूँ 2 लाइन में, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है। 47 में हम आज़ाद हुए थे, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमारे भारत को, हमारे पूरे भारत के हर जिले को, हर स्टेट को, हर इंसान और हर नागरिक के लिए लॉ और कानून और पॉलिसीज बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि हमारा भारत कैसे चलेगा, कौन सा शासन किस तरह चलाया जाएगा, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत की जमीन पर रहने वाले हर नागरिक का इसमें पार्टिसिपेट शो किया गया था। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं फिर से आपको पॉइंट्स में बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के लिए इसका आंसर हम पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिले। सबसे पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही मेरा भारत चलता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी शासन व्यवस्था, शासन प्रबंध, शासन की पॉलिसी, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी। मेरे भारत के लिए सबसे पहले भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे एक्ट्स फॉलो होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए मैं इसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स बताती हूँ। नंबर 1 है
प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मेरी सरकार का स्ट्रक्चर बताती है, मेरी जिला सरकार, मेरी राज्य सरकार, मेरी केंद्र सरकार यानी कि मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरी स्टेट गवर्नमेंट, मेरी जिला की जितनी भी न्यायालय हैं वो किस तरह से काम करेंगी, सारी फॉर्मेशन मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती हैं। सेकेंड आपका टॉपिक आता है प्रोसेस सिटीजन राइट्स। यस, ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेरे राइट्स को, हमारे राइट्स को, भारत में रहने वाले नागरिकों को। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, लिमिट्स गवर्नमेंट पावर। मेरी सरकार को बहुत सारी पावर मिल चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और डेमोक्रेसी के दौरान मेरे भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में मैं अपनी जितनी भी पावर है, जितनी भी नेता, शासन, सरकार, इसको बाउंड करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड यूनिटी। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, ये सबसे पहले इसका रूल आता है कि यूनिटी, एकता। हम जैसे जानते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म, जाति, ऊंच नीच, बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए और कानून सबके लिए बराबर और भारत में रहने वाले नागरिक के लिए हर चीज़ समांतर तौर पे मिले, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन उसकी रक्षा करता है। एक्ट्स एज ए लीगल फ्रेमवर्क, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल लीगल होता है, यानी कि इसमें हमारी भारत सरकार, हमारे नागरिक, हमारे राज्य में रहने वाले लोग और हम खुद जितने भी नागरिक हैं, उसके लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक्ट बनता है वो लीगल होता है, वो सबके लिए सामान्य होता है और माननीय होता है, क्योंकि ये नागरिकों के विकास के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके डेफिनेशन समझ चुके होंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी आता है वो आप कर सकते हैं, और हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं भारत का संविधान, संविधान यानी कि अच्छे कानूनों की ऐसी किताब जो भारत को चलाता है। तो हिंदी इंग्लिश स्टूडेंट्स आप दोनों ही अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हाट इज द सेक्युलरिज्म, व्हाई इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो अगर सीधे तौर पे बताया जाए तो भारत के लिए ये वर्ड बहुत ही सूटेबल है, बिकॉज ऑफ दिस भारत बहुत ही बड़ा है, इसमें अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इवन अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर जहाँ पे इतना कुछ होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पे सेक्युलरिज्म का होना तो बहुत जायज़ है। और सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन के साथ साथ हमें इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंट इसलिए बतानी है क्योंकि इंडिया में ही सेक्युलरिज्म है। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे बहुत सारे धर्मों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कास्ट सिस्टम, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसका भी हम आंसर पॉइंट में करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली एंड डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। यस, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हमारा भारत, हमारा शासन, हमारी सरकार और हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सारे धर्म हमारी सरकार, हमारा राज्य, हमारा भारत एक्सेप्ट करता है। किसी भी स्पेशल रिलीजन, कास्ट, कस्टम के लिए कोई भी स्पेशल लॉ नहीं होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबके लिए लॉ बराबर होंगे। ठीक है, और हमारी सरकार सबके लिए एक ही नीति फॉलो करेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, कस्टम का है। ठीक है, आइए इस आंसर को पॉइंट्स में करते हैं और साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंट को समझते हैं। नंबर 1, मेंटेन रिलीजियस हार्मनी। हमारे भारत में डिफरेंट रिलीजियस है, हमें सबका सम्मान करना है, हमें सबको आगे लेकर आना है ताकि सभी नागरिक भारत में स्वतंत्र रूप से रिलीजियस फ्रीडम के साथ रह सके। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट आता है प्रोटेक्ट मोमेंट्री राइट्स। हमारे जितने भी राइट्स हैं, हमारे जितने अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हर नागरिक को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग हर कास्ट, कस्टम या रिलीजन किसी का भी नागरिक है उसको वो सारे राइट्स सेम मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर नागरिक को सारे के सारे राइट्स सेम मिलेंगे। अगला पॉइंट में आते हैं, प्रोमेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग हम डाइवर्सिटी को समझते हैं। डाइवर्सिटी, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग पार्ट, यानी कि मेरे भारत में अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई छोटी जाति, कोई एसएससी। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को इकट्ठे कर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग लॉ के साथ बिठाना, पूरे शासन को मैनेज करना और पूरे भारत में हर रिलीजन को सेटिस्फाइड करना उसके अकॉर्डिंग, यही है हमारा सेक्युलरिज्म। इसलिए डाइवर्सिटी का कोई मतलब यहाँ पर होता ही नहीं। डाइवर्सिटी के होने के साथ साथ सभी धर्मों, सभी रिलीजन को हम समान रूप से देखते हैं, सभी को समान अधिकार, सभी को सभी लॉ, नौकरियाँ, सबको समान देते हैं। इसके अलावा सेकेंड आता है प्रिवेंट्स
रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे बड़ी बात है सेक्युलरिज्म, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट डेफिनेशन में बताया था कि इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंट एक्चुअली यही है कि भारत जैसा विशाल देश जहाँ पे अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, उनको इकट्ठे रहना, उनको शासन के साथ मैनेज करना ताकि उनके बीच में कोई दंगा या कोई संघर्ष या कोई लड़ाई ना हो, इस चीज को देखते हुए सेक्युलरिज्म पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग भारत में किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, उनके बीच होने वाले संघर्ष को कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस को मेंटेन किया गया है, क्योंकि भारत और भारत का संविधान हमारे भारत के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से रिलेटेड है, वो भारत के लिए समान है। उसको नौकरियां, उसको कानून, उसको सारे राइट्स बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के दिए जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको पॉलिटिकल साइंस के ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट हैं, जिससे रिलेटेड आपको 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके सही आंसर पे आपको सीधा 1 मार्क मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि मैं इस पर सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि जो आप ये सोचते हैं कि राजनीति विज्ञान मुश्किल है, हम इसको समझ नहीं सकते, वो आप मेरे साथ बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पार्ट में। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको समझाती हूँ, ताकि आपका राजनीति विज्ञान के लिए, पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए जो डर है वो पूरी तरह से निकल जाए, और हर क्वेश्चंस को आप अच्छे समझ के अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए, आइए मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन क्लियर करूंगी। स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा 6 क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो सरकार के द्वारा भारत के हर नागरिक को दिए जाते हैं। अगर हम भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिलते ही हैं। अगर आपसे राजनीति विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले बच्चों, आप उसके जो वर्ड है, जो आपसे पूछा गया है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप उसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में आप उसके एलिमेंट्स को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके एम को, उसके मोटिव को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन। तो क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स वो राइट हैं जो सरकार के द्वारा, जो हमारे भारत के द्वारा, हमारे संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे भारत के हर नागरिक को दिए गए हैं, जो भारत में रहता है, भारत में पैदा हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमारे हैं, जो हमें दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को और आसानी से लिखने के लिए मैं इसको पॉइंट्स में आपको समझाऊंगी। अगर आप वो पॉइंट्स को लिखते हैं और उनको 2 या 3 लाइंस में क्लियर करते हैं, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, आइए चलते हैं। सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे संविधान में लिखे गए हैं, हमारी सरकार, हमारा भारत हमारे नागरिकों को ये वो सारे राइट्स देता है जो हमारे हैं। इसको अगर हम पॉइंट में लेते हैं, तो हमारे पास इस वक्त 6 राइट्स हैं। सबसे पहला आता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। स्टूडेंट्स, अगर आप ये 6 के 6 नाम लिख देते हैं, तो आपको 2 मार्क्स वही मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये एक नागरिक के वो अधिकार हैं जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमें मिले हुए हैं। सबसे पहले तो अगर आप 6 के 6 नाम हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिख देते हैं, तो आपको वहीं पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर आपका ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का है, तो आपको इन राइट्स को 2 और 3 और 4 लाइंस में एक्सप्लेन करता है। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला राइट टू इक्वालिटी। हाँ, हमारे संविधान के अनुसार हमें इक्वालिटी राइट का मिला हुआ है। इसका मतलब है कि हम भारत में, हमें इक्वालिटी दी गई है, समानता दी गई है। हमारी नौकरियां हैं, या हमें कोई काम करना है, या रूल्स हैं, या रेगुलेशंस हैं, या न्याय है, भारत में हर नागरिक के लिए वहाँ समानता है। इसमें ऊंच नीच या धर्म कास्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। यस, मुझे पूरी आज़ादी है अपने भारत देश को समझने की, भारत देश के किसी भी स्टेट में विचरण करने की, भारत के लॉ को मानने की, भारत में कहीं भी जाने की मुझे पूरी तरह से आज़ादी है। इसके बाद तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मेरे भारत में अगर किसी भी नागरिक के साथ कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण, आपकी मर्जी के खिलाफ आपके साथ कुछ ऐसा करना जो लीगली नहीं है, जो लीगल नहीं है, तो एक्सप्लॉइट होना। जैसे हमारे भारत में आपने सुना होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, अक्षम लोगों के साथ एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो शोषण, यानी कि अगर किसी के साथ शोषण एक्सप्लॉइट होता है, तो हमारे फंडामेंटल इस राइट के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
अभी मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा भारत इतना बड़ा है, तो हर रिलीजन को सम्मान दिया गया है, मान्यता दी गई है। आप गुरुद्वारे भी जा सकते हैं, आप मस्जिद में भी जा सकते हैं, आप मंदिर में भी जा सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन नौकरियों में भी नहीं है। इस राइट्स के अकॉर्डिंग हमें अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग उसका सम्मान रखते हुए सारे अधिकार मिलते हैं। इसके बाद अगला राइट आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में ये जो राइट है ये बहुत ही अच्छा है, ये हम लोगों नागरिकों के लिए कि हम भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, हम भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो हमें अपने कल्चर को मानने का, कल्चर की बात करने का, कल्चर को सजेस्ट करने का, डिस्कस करने का, उसके बारे में बताने का हमें पूरा अधिकार है। हम उस कल्चर को भारत की भूमि पर बड़ी अच्छी तरह से अपना सकते हैं। इसी तरह से एजुकेशन, हम भारत की भूमि में किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संघ, किसी भी कॉलेज, किसी भी संस्था से पढ़ सकते हैं। ये भारत में रहने वाले, जन्म लेने वाले नागरिक को अधिकार दे दिया जाता है कि वो कोई भी कल्चर अपनाए या कोई भी एजुकेशन से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हमें इन फंडामेंटल राइट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत के नागरिक को दिए गए हैं और हमें अगर कोई राइट नहीं मिल रहा है या उस राइट को यूज करने में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए रेमेडी दी गई है। रेमेडी यानी कि उसका एक इलाज दिया गया, उसके लिए कुछ कानून बनाए गए। उस कानून के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मानती है कि सबसे पहले भारत के नागरिक के पास उसके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। तो मेरे पास मैंने जितने राइट्स एक्सप्लेन किए उसके बारे में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे, और अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे नाम समझ रहे हैं, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ सिद्धांत। हमारी सरकार, हमारे भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यों के लिए, जैसे आप जानते हैं कि भारत में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों की प्रशासन व्यवस्था है, तो उस प्रशासन व्यवस्था में प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। राज्यों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि अगर वो ये प्रिंसिपल्स मानते हैं तो उनके राज्य में रहने वाले नागरिक एक वेलफेयर एसोसिएशन बन जाती है, यानी कि उनका नागरिकों का विकास होता है, वो राज्य आगे बढ़ता है और डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ राज्य के भी और राज्य के साथ साथ देश के भी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो ऑर्डर या वो निर्देश डायरेक्ट दिए गए हैं स्टेट्स को कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को मानते हैं तो नो डाउट आपका राज्य, आपके नागरिक आगे विकास करेंगे और देश के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण साबित हो सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसलिए इनको राज्य की पॉलिसी कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहाँ पर समझने की बात है स्टूडेंट्स कि अगर मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, वो भी हमारे अधिकार हैं, आप कहेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, तो यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है और कई बार डिफरेंस आ भी जाता है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें दिए जाते हैं, और अगर हमें ये राइट्स नहीं मिलते हैं तो हम कोर्ट में जाके लीगली उन राइट्स को पा सकते हैं। हमारे पास सारी पावर है उन राइट्स को लेने की। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर कोई राज्य नहीं मानता है तो इसके लिए कोई लॉ या कानून नहीं है। ये सजेशंस हैं, ये निर्देश हैं जो राज्यों को दिए गए हैं, ताकि अगर वो ये प्रिंसिपल्स मानते हैं तो उनके राज्य का, उनके नागरिक का विकास होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान के एग्जाम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए पार्ट 2 डिफाइन कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स इनका फायदा उठाएं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को, विजय सर NIS को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस आप पार्ट टू पार्ट अच्छे से समझ सके और राजनीति विज्ञान का डर निकालकर राजनीति विज्ञान में अच्छे मार्क्स ले सके। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। हमारा भारत, जैसे हम शुरू से ही राजनीति में पढ़ रहे हैं कि राजनीति है, पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड है मेरा भारत। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, मेरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट, संसद के द्वारा मेरे शासन को बांटा गया है। भारत में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसके कुछ फंक्शन एक्सप्लेन किए गए हैं पार्लियामेंट के, जो मैं आपको पॉइंट्स में क्लैरिफाई कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहला फंक्शन इसका हम देखते हैं। हमारे पार्लियामेंट को 3 भागों में बांटा गया है, लोकसभा, राज्यसभा, और इनको कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट हमारा जाता है पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के पास। तो अगर मैं अपनी संसद को डिवाइड करती हूँ तो मेरी संसद में 2 हाउसेज होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट यानी कि मेरी संसद को 2 भागों में बांटा जाता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में अगर आप लगा ले तो 550 के
तकरीबन नेता होते हैं और राज्यसभा में 250 के तकरीबन नेता होते हैं। यानी कि अगर हम 800 साढ़े 800 नेता, ये हमारी संसद में बैठा होता है जो हमारे भारत के पूरे प्रशासन को मैनेज करता है। तो अगर मैं पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो करूं तो राज्यसभा और लोकसभा फंक्शंस, संसद के कार्य होते हैं और इसको सारा कंट्रोल करने के लिए हमारा प्रेसिडेंट होता है। हमारा प्रेसिडेंट यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वो हमारा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पूरे कंट्रोल में होती है संसद, जो भी मैनेज किया जाता है हमारी संसद का, जो भी स्पीकर होता है, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, वो पूरी तरह कनेक्टेड होता है प्रेसिडेंट के साथ। और राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होती है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की पूरी इंफॉर्मेशन सभा करने की, सभा को डिस्कनेक्ट करने की, अगर कोई भी इमरजेंसी है उसको क्लियर करने की। तो हम अगर अपनी अपनी पार्लियामेंट को डिवाइड करते हैं तो 3 पोर्शन आपको स्टूडेंट क्लियर करने ही होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है ये। ठीक है, आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं। एक्सप्लेन इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अगर मैं ये कह रही हूँ कि राजनीति विज्ञान का एग्जाम है और मेरा भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र से, तो वहाँ लोगों का शासन है और लोगों का शासन का सीधा सीधा संबंध हमारे इलेक्ट्रॉल से आता है, इलेक्ट्रॉल सिस्टम से आता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्शन सिस्टम को इंडिया में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है तो सीधे सीधा हम कनेक्ट हो जाते हैं हमारे भारत की डेमोक्रेसी से। हम यहाँ पर आंसर देंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। हमारे भारत में हमारे नेताओं को, शासन को चलाने के लिए, सरकार को बनाने के लिए किस तरह व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इसको पॉइंट्स में क्लियर करती हूँ ताकि आप हमारे भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में समझ सके। तो आइए चलते हैं। पहला पॉइंट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मेरे इलेक्शन सिस्टम में सबसे पहले कौन वोट करेगा? लोकतंत्र में इलेक्शन को करने के लिए हमारे जितने भी हमारे नागरिक हैं, अगर उन्होंने 18 साल उनकी उम्र पूरी है तो वो पूरी तरह से वैध और माननीय हैं वोट देने के लिए। तो भारत के इलेक्शन सिस्टम में अगर आप लिखते हो तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 आप अडल्ट हो चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं, आपको पूरी समझ है कि भारत के शासन और सरकार के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो 18 साल कंप्लीट पूरे हो जाने पर आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप देश की राजनीति में भाग लेंगे और वोट देंगे। दूसरा आता है, सेकंड पॉइंट आता है कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं, जब भी इलेक्शन सिस्टम की बात होगी इलेक्शन कमीशन का जिक्र जरूर आएगा। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक वो ऑफिस है, एक वो महकमा है, एक वो शासन की पद्धति है जिसके द्वारा इलेक्शन शुरू से यानी कि अनाउंस से लेकर रिजल्ट तक की सारी जो फॉर्मेलिटी है, जिम्मेदारी है, वो इलेक्शन कमीशन ही निभाता है। इलेक्शन कमीशन की नज़र में ही वोटिंग शुरू होती है, इलेक्शन होता है और जो भी सरकार मेजोरिटी से जीतती है वो शासन संभालती है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पर आपको जरूर मेंशन करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका सीक्रेट बैलेट सिस्टम। जो भी नागरिक, हमें जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत वैसालिटी है रिलीजियंस की, कास्ट कम्युनिटी की, तो हर इंसान का जो भी वोट दिया जाता है वो बहुत ही सीक्रेट होता है। तो इलेक्शन सिस्टम का हमारा मेन है कि भारत में जो भी वोट है बहुत ही सीक्रेट है। आजकल यहाँ पे मैं बता दूं, अगर ये पॉइंट लिखते हैं, ईवीएम मशीन आ चुकी है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें आपको एक हाइड करके आप अपना वोट करते हैं और डायरेक्टली कंप्यूटर में ये वोट सेव हो जाता है। तो इस तरह से ईवीएम मशीन के द्वारा आजकल इलेक्शन होता है जो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर रखता है हमारे नागरिक की पहचान को। इसके अलावा अगर हम लास्ट पढ़ते हैं रेगुलर इलेक्शंस, और इस तरह से इलेक्शन सिस्टम अपने इलेक्शन कमीशन पूरे भारत में टर्न बाय टर्न जो भी इलेक्शन होते हैं वो रेगुलर के हिसाब से होते हैं बिना किसी विघ्न के। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने इलेक्शन सिस्टम के बारे में जान लिया होगा। आइए आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। स्टूडेंट्स, हमारे साथ बनिए रहिए, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप इस यूट्यूब को अच्छे से देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका राजनीति विज्ञान का पेपर यकीन मानिए बहुत ही अच्छा आएगा। लास्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। मैंने अभी आपको इलेक्शन सिस्टम के बारे में बताया और स्टूडेंट्स ये मैंने बताया कि अगर हम भारत के इलेक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो वहां पे इलेक्शन कमीशन का जिक्र आप 100% करेंगे, क्योंकि मेरे भारत में लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस सब चीजों को संभालने के लिए और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साफ सुथरे लोकतंत्र में हमारे यानी कि पूरी तरह से वोट देने के लिए अगर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक कि हमारा नेता रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आ जाता है वहां तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आइए कुछ पॉइंट्स में मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ। कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर एलिमेंट इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन का पहला होता है कि साफ सुथरे क्लीन इलेक्शंस हो, कोई दंगा फसाद है, किसी नागरिक को कोई दिक्कत ना हो और बहुत ही आराम से आप अपना वोट दे दें। प्रिपेयर
वोटर लिस्ट, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जितने भी वोटर हैं जिस भी एरिया में होना है इलेक्शन, उसकी लिस्ट बनाता है ताकि हर नागरिक थोड़ा उस दिन फ्री हो जाए, उस दिन छुट्टी होती है ताकि आप अपने देश के लिए बहुत अच्छे से वोट दे सकें और अपना फर्ज निभा सकें। इसके बाद मॉनिटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी पार्टीज हैं जिन्होंने भाग लिया है, जीत रहे हैं, उनको मॉनिटर करना, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना ताकि कोई भी चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ ना हो। और आखिर में आता है एनफोर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग जो भी लॉ, जो भी कानून, जो भी पॉलिसीज बनाई गई है साफ सुथरे इलेक्शंस करने के लिए और बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के एक नागरिक अच्छे से वोट करके अपनी सरकार को चुने, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, लॉ हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे इलेक्शन सिस्टम में। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आपके नोट्स आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे, आप इसे उतार लें और अपने राजनीति विज्ञान के पेपर को इन नोट्स के द्वारा बहुत अच्छे से करें। पहले भी इसकी 3 वीडियो बना चुकी हूँ और आगे ये 4th वीडियो बन रही है ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताए जाएं ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल विजय सर NIS को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको राजनीति विज्ञान का सारा सिलेबस बहुत अच्छे से आ जाए।